बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में आपका इंग्लिश का सिलेबस है। टेक्स्ट बुक है आपकी जिसका नाम है सेंट्रल स्टेज। और आपका फर्स्ट प्ले है द इनवॉय रिटन बाय भास। हमने इसकी समरी के बारे थोड़ा समझा। आज हम इसके अबाउट द प्ले एंड प्ले राइट करेंगे। बच्चों, प्ले राइट का स्पेलिंग देखिए आप, PLAY प्ले, उसके बाद राइट में WRIGST। प्ले राइट का मतलब है नाटककार और प्ले का मतलब है आपका नाटक, यानी नाटककार के बारे में थोड़ा समझें। देखिए स्पेलिंग है आपकी BHASA। ये भाषा नहीं है, यह है आपका आपके संस्कृत के नाटककार भास रहे हैं। उनके नाम का स्पेलिंग इंग्लिश में ऐसे लिखा गया, जैसे इंग्लिश में योग लिखा जाता है, योगा बोलते हैं उसको। हिंदी या संस्कृत का जिस भी मूल भाषा का शब्द है उसमें अगर योग है, इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग लिखी तो वो योगा कैसे हो सकता है ना। तो ये भास है आपके राइटर, प्ले राइट। तो इसको भाषा नहीं पढ़ना है, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। जैसे योगा गलत प्रोनाउंसिएशन है, ऐसे ही भाषा अगर कह देंगे तो गलत प्रोनाउंसिएशन होगा आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपके नाटककार भास हैं, ये क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर में बहुत जाना माना नाम है। और एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत के ये नाटककार रहे हैं। और ये लगभग 2000 वर्षों पहले माना जाता है कि तब रहे होंगे। अब इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, इनकी लाइफ हिस्ट्री क्या थी, यानी कहाँ कब कब जन्म हुआ, कब डेथ हुई, कहाँ के रहने वाले थे, क्या क्या इन्होंने जीवन में किया, यानी जीवन परिचय इनका बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन इनकी जो तारीखें, यानी जब इनका जन्म हुआ या फिर जब इन्होंने अपने वर्क लिखे, माना जाता है कि वो कालिदास से पहले के हैं। यानी कालिदास जी का जन्म और उनके कार्य भास के बाद था। ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि कालिदास जी ने अपने प्ले में से एक प्ले में भास जी का जिक्र किया है और उनके वर्क को फॉलो भी किया है। आगे बढ़ते हैं कि माना जाता था कि इनके सभी कार्य खो गए हैं, ऐसी मान्यता थी। क्योंकि जब हिस्ट्री का रिकॉर्ड हुआ तब इनके वर्क हो गए होंगे इधर उधर, यानी ऑफिशियली रिकॉर्ड में इनका कुछ नहीं था। अब उनके ज़्यादातर प्ले अपने भारत की यानी देश के ही थीम में है। हीरोइज्म मतलब हम वीरता कह सकते हैं कि रामायण और महाभारत से ही लगभग इन्होंने अपने प्ले की थीम अडॉप्ट की है। जैसे अपना प्रेजेंट है आपका प्ले द इनवॉय में भी किस बात का जिक्र है कि जब कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध होने वाला था, उससे पहले एक आखिरी कोशिश की गई पांडवों द्वारा कि युद्ध ना हो, और श्री कृष्ण जी को दूत बनाकर भेजा कि हमारे हिस्से की जमीन दे दे, आप युद्ध ना करें। खैर आगे बढ़ते हैं। भास जी की जो स्ट्रेंथ थी ना, यानी इनकी जो ताकत थी, जो पावर थी, स्किलफुल डायलॉग, यानी डायलॉग डिलीवरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, स्किलफुल थी, बहुत अच्छी थी। हम कह सकते हैं कि अम, आपका आपका सिलेबस क्या है अभी, प्ले है, नाटक है, और कोई भी कहानी में डायलॉग डिलीवरी का महत्व नहीं होता। कहानी ऐसे चलती है कि एक बार राजा था, फिर ये कहा, फिर ये हुआ, राजा ने ये किया, राजा के इतने युद्ध थे, राजा का ऐसा प्रॉपर्टी था, कुछ भी। अब उसमें डायलॉग डिलीवरी का रोल बिल्कुल भी नहीं होता कहानी में। स्टोरी एक अलग बात है। अब आपके प्ले है ना, प्ले का बेस ही क्या है, आपका डायलॉग्स होते हैं। यानी जितनी आपकी डायलॉग डिलीवरी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, प्ले उतना ही सक्सेसफुल माना जाता है। क्योंकि जब कोई कैरेक्टर डायलॉग बोलते हैं, उनके बोलने का तरीका, उन्होंने क्या शब्द बोले और किस तरीके से बोले, इसी बात से तो फर्क पड़ता है ऑडियंस पर। और यही तो डिसाइड करेगा कि प्ले अच्छा था या बुरा, सफल था या असफल, या फिर कितना सफल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। जी का प्रभाव कालिदास जी के कार्यों पर देखा जा सकता है, क्योंकि कालिदास जी ने अपने कार्यों में इनका जिक्र भी किया है। और जिस प्रकार की डायलॉग डिलीवरी भास जी ने अपने कार्यों में की, वैसा वैसा अडोप्टेशन कालिदास जी ने भी अपने कार्यों में किया। जो संस्कृत पढ़ते हैं स्टूडेंट, वो नाटक पढ़ते होंगे कालिदास जी के, बहुत सारे, शकुंतला भी, ज्ञान शाकुंतलम, और बहुत सारे नाटक इनके। आगे बढ़ते हैं। भास के जो शॉर्ट थे
वो रिमार्केबल है यानी जाने माने हैं, सिमिलरिटी टू द मॉडर्न इडियम डिस्पाइट देयर एंटिग्विटी, यानी पुरातन प्राचीन होने के बावजूद उनके लिखे गए नाटक, उन्होंने जो भी जिस प्रकार से लिखा था वो आज के समय भी लागू हैं, उसी प्रकार से मान्यता प्राप्त हैं जिस प्रकार पहले थे। कहने का मतलब है कि इनके नाटक, इनकी लिखी गई कुछ वर्क कैसे हैं, समय से परे हैं। आगे बढ़ते हैं। अबाउट द प्ले, नाटककार के बारे में हमने जान लिया, अब थोड़ा नाटक के बारे में भी जान ले। नाटक का नाम है द इनवॉय। आप पेपर में कैसे लिखेंगे, अभी तो इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन पेपर में जब आप कोई प्ले का नाम या प्ले राइट का नाम लिखेंगे तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमास में क्लोज करना है। तो जी जो ये दिन वो यानी दूत, दूत वाक्य, ये एक्चुअल इसका हिंदी या संस्कृत में इसका हेडिंग है दूत वाक्य, और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो दीन वॉय। ये क्या है, संस्कृत में ओरिजिनली लिखा गया था। 13 जो प्ले थे भास जी के, जिनको डिस्कवर किया गया था यानी खोजा गया था। बच्चों, इन्वेंशन और डिस्कवरी में फ़र्क होता है। इन्वेंशन मतलब कोई निर्माण करना, कि पहले से कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है उसका नव निर्माण हुआ है, वो इन्वेंशन होता है। और डिस्कवरी का मतलब है खोज करना, यानी पहले से वजूद था, अस्तित्व था, अब वो जानकारी में नहीं था, उसको जानकारी में लाना क्या कहा जाएगा, डिस्कवरी। तो जी डिस्कवरी बाय टी गणपति शास्त्री जी, किसके दौरान, अर्ली डिकेड्स, यानी शुरुआती दशक, कौन से दशक, 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की अगर बात की गई है तो 1901 से लेकर 1999 तक का जो समय था वो 20वीं शताब्दी माना जाएगा। यानी शुरुआती दशक हो गए 1910, 1920, 1930, ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं 1950, तो 20 के दशक हो जाएंगे। प्ले की समरी में हमने समझा कि जो ये दूत वाक्य है, इसका एक्चुअल नाम है इस प्ले का, ये किस पे बेस है, आधारित किस पे है, महाभारत के टाइम पे जो मूवमेंट हुए थे, जो क्षण थे कि कौरव और पांडवों के बीच में कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था, तब श्री कृष्ण जी ने दूत बनकर एक लास्ट का एफर्ट किया था, आखिरी कोशिश की थी, आखिरी प्रयास किया था कि उनके जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, मतलब दादा परदादा की जो भी प्रॉपर्टी उनकी हिस्से आती है वो समान रूप से बट जाए और उनके बीच में युद्ध ना हो, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुआ था। प्ले के बारे में आगे लिखा गया है कि जब श्री कृष्ण जी अपने कार्य में सफल नहीं होते तो वो जाने लगते हैं, तो पीछे से क्या है, अटैक किया जाता है दुर्योधन के द्वारा। उनको वो कहते हैं कि इस दूत को जाने मत दो, इसको पकड़ो। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र भी अपना निकाला और कहा कि इसका मर्डर करने का ऑर्डर किया आपने सुदर्शन चक्र को। किसने, भगवान श्री कृष्ण जी ने। अब नाटक हो, मूवी हो, उसमें तो दिखा देंगे कि कोई चक्कर सा भी श्री कृष्ण जी ने उंगली में ऐसे घुमा दिया, लेकिन नाटक, ये जो स्टेज पे नाटक हुआ, इसमें सुदर्शन चक्र चक्कर न बन के एक इंसान की फॉर्म में आता है। यानी जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि सुदर्शन चक्र हाजिर हो, तो वो चक्कर नहीं आया बल्कि एक इंसान आया, और इंसान के फॉर्म में ही सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण से संवाद करता है। यानी डायलॉग डिलीवरी सुदर्शन चक्र और श्री कृष्ण जी के बीच में भी होता है, और अंतिम समय में सुदर्शन चक्र इंसान के रूप में बात करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी को अपना फैसला वापस लेने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि अक्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता। आपने इनको दुर्योधन को मारने का फैसला क्रोध में लिया है, आप तुरंत प्रभाव से अपने शब्द वापस लीजिए ताकि मैं इसकी हत्या ना करूं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी भी मानते हैं कि भी मुझसे गलती होगी और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं जिस पर्पज से आया था वो नहीं हुआ, तो ठीक है भाई, आगे जो युद्ध होगा हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये मेरा फैसला सही नहीं था, ये जो कर रहे हैं गलत है, लेकिन मैं गलत ना करूँ। तो इस नोट पे हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। बच्चों, ये था अबाउट द प्ले एंड प्ले राइट। कोई भी बड़ा क्वेश्चन आएगा या फिर आपके प्ले से लाइन्स उठा के दी जाएंगी, अब रेफरेंस टू दैट कॉन्टेक्स्ट आता है ना, उसमें अबाउट द प्ले एंड प्ले राइट काम आएगा। कोई भी बड़ा क्वेश्चन है उसमें भी अबाउट द प्ले एंड प्ले राइट की लाइन्स आपके काम आएंगी। तो आपने क्या करना है, इम्पोर्टेंट लाइन्स आपने पिक करनी है,
दो तरीके का लिख सकते हो। एक तो यहीं से लाइन आपने उठा ली जो आपको लगता है कि ये सही है, और उसके बाद आपने इनको समझा, समझने के बाद अपनी लैंग्वेज में बना के भी तो लिख सकते हैं। अबाउट द प्ले में रट्टा मारने की बात ही नहीं है, हिंदी में समरी समझे, उसके बाद सिंपल सी सबसे सिंपल लैंग्वेज में आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, कोशिश तो करें, बिल्कुल हो जाएगा आपका। रट्टा नहीं मारा करते, आपने समझना है और अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप करनी है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे।